Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Shapesar online from my YouTube channel Biological Knowledge. आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी को और क्लास 10 की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज को हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और गैसियस एक्सचेंज में हम जो पहला टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज की इंट्रोडक्शन उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, तो मेरे साथ रहिए। गैसियस एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज सिंपली हम इसको कहते हैं कि गैसों का मुतबादला। देखो, चाहे हम ह्यूमन हो या प्लांट्स हो या जो भी और भी लिविंग थिंग्स हो, वो गैसियस एक्सचेंज करते, वो रिस्पिरेशन परफॉर्म करते। इस रिस्पिरेशन के अलावा कोई अपना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई अपना एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, इस गैसियस एक्सचेंज मतलब डिफरेंट गैसेस की वजह से हम अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए गैसियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन हम करेंगे। एक डिफिनीशन इसका जो है वो स्पेशलाइज्ड है एनिमल्स के लिए। ठीक है, और दूसरा जो डिफिनीशन इसका होगा वो जनरल होगा। तो जो एनिमल्स के लिए जो स्पेशलाइज्ड डिफिनीशन है वो ये है कि गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ है, ये है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द alveoli of the lungs into the blood and that of carbon dioxide from the blood into the alveoli। ठीक है, ठीक हो गया। ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन ये स्पेशलाइज्ड है एनिमल्स के लिए। कैसे? क्योंकि इधर जो 2-3 टर्म्स यूज़ हो गए हैं ना, यहाँ पर अगर हम देखें, एक बात लंग्स की हो गई, दूसरी बात हो गई अल्वियोलाई की, यहाँ देखो ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अल्वियोलाई है, चाहे लंग्स है, चाहे ब्लड है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स में रिस्पिरेशन के लिए ऐसा लंग्स या जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिसमें गिल्स होते हैं, इस तरह के कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ना प्लांट्स में ब्लड होता है, ना प्लांट्स में अल्वियोलाई होती है, और ना प्लांट्स में कोई लंग्स होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये स्पेशलाइज्ड है एनिमल्स के लिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो डिफिनीशन है गैसियस एक्सचेंज की, ये स्पेशलाइज्ड है किस चीज़ के लिए? एनिमल्स के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर पेपर में कल पूछा जाए कि बाय गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफिनीशन हो गई। अब इस डिफिनीशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन हम कहते हैं कि बाय द मोमेंट ऑफ molecules
फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन हम किस चीज़ को कहते हैं? डिफ्यूजन हम कहते हैं भाई की जो मोमेंट होती है मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गए मॉलिक्यूल्स, ये क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल, ये जो डॉट डॉट में कर रहा हूँ ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब खुद आप डॉट्स को काउंट करें कि इसमें ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल हो गए, तो ये ज़्यादा है ना, तो यहाँ से अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से इधर मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। समझ आ गई? इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डिफ्यूजन। हम कहते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है जिसकी डिफ्यूजन होती है कहाँ से? अल्वियोलाई से। कैसे होती है अल्वियोलाई से? इधर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, देखो डायग्राम्स के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हो गया हार्ट, ये हमारे पास क्या है? हार्ट के चेम्बर्स है। क्या है? हार्ट के चेम्बर्स है, ठीक है। हार्ट के चेम्बर्स है, ये जो राइट साइड पे इसको हम कहते हैं ऊपर जो है राइट एट्रियम, और ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये जो लेफ्ट साइड पे इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट के ह्यूमन में खासतौर ये हार्ट के 4 चेम्बर्स हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन का हार्ट के चेम्बर्स है, जो 4 होते हैं, 4 चेम्बर्स ह्यूमन के हार्ट में होते हैं। एक उसमें होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास ह्यूमन के हार्ट में ये 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइड है हार्ट का, ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड पे इसमें हमारे पास जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। कौन सी ब्लड होती है यहाँ पे? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होती है राइट साइड पे। हार्ट, ह्यूमन हार्ट के राइट साइड पे कौन सी ब्लड होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। और ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे जो ब्लड होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड पे होता है, जिसे हम सिंपली एम्पेवर, डीऑक्सीजनेटेड को हम एम्पेवर ब्लड भी कह सकते हैं, और ये जो ऑक्सीजनेटेड है इसको हम पेवर ब्लड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ट के चेम्बर्स हो गए, ठीक है। तो ये अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम किस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो? हाई हो। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो? हाई हो, ऑक्सीजन से हाई हो। वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा हो, उस तरह के ब्लड को, उस ब्लड को हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड या एम्प्योर ब्लड कहेंगे, ठीक है। और जिस ब्लड वेजल में या जिस ब्लड वेजल में जो ब्लड है, ठीक है, अगर उस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या पेवर ब्लड, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसलिए इसे हम पेवर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या एम्पेवर ब्लड वो होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे ब्लड है तो ये ब्लड हार्ट क्या करता है? उसी ब्लड को कलेक्ट करता है, उस ब्लड को कलेक्ट करता है। अच्छा, बात यह है कि हमारे बॉडी में ये ब्लड कैसे डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है? पहले ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड थी, कैसे डीऑक्सीजनेटेड हो गई? ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स है। क्या है? सेल्स है।
बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स में क्लस्टर ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं। और सेल में जो ब्लड वेजल्स होता है वो हमेशा जो होता है वो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज छोटे छोटे ब्लड वेजल्स होते हैं जिसकी डायमीटर भी कम होती है, इसी वजह से उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड वेजल है। ब्लड वेजल हमारे पास क्या है? कैपिलरीज है। कैपिलरीज के बाद यहाँ पे हमारे पास होगी विनियोल्स। क्या होगी? विनियोल्स। विनियोल्स के बाद हमारे पास जो होगी वो होगी भाई वीन्स। क्या होगी? वीन्स। और वीन्स के बाद जो होगा वो होगी वेना केवा। क्या होगी? वेना केवा। वेना केवा भी दो तरह के होते हैं। वेना केवा दो तरह के होते हैं। एक होता है इंफीरियर वेना केवा, एक होता है सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो होती है, ठीक है, वो क्या करता है? वो हार्ट के ऊपर, हमारे बॉडी में हार्ट के ऊपर जितनी भी पार्ट्स है उधर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में जाता है। और जो हार्ट के नीचे जितने भी पार्ट है उधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होती है वो इंफीरियर वेना सुपीरियर वेना केवा के जरिए, ये सुपीरियर है, ये क्या है? ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के ऊपर जितने भी हिस्से है उधर से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में चला जाता है। और हार्ट के नीचे की साइड से जितनी भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाती है वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए से वो राइट एट्रियम के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एक रिएक्शन होता है जिसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। इधर पहले जो है वो पहुंच चुका है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इधर पहुंच चुका है। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, ठीक है। और ऑक्सीजन पहुंच गया इधर, सेल में ऑक्सीजन भी पहुंच गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी पहुंच गया। तो इधर क्या हो जाएगा? ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की मदद से टूट के इससे बन जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ATP रिलीज हो जाएगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP भी रिलीज हो जाएगा। तो हम जिस मकसद के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन चल रहा था, हमने पहले से फूड खाया हुआ था, ठीक है, हमने फूड खाया है, ठीक है, और वो उस फूड में उसकी डाइजेशन हो गई और उसी में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो है वो सेल में पहुंच गया, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया है। उधर अब वो वेट कर रहे हैं, अगर ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा और एनर्जी की अलावा हमारी लाइफ मुमकिन भी नहीं है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज सेल में पहले मौजूद थी, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे आई मैं आप लोगों को अभी बाद में बताने लगा हूँ। ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन की मदद से ये ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। इस ऑक्सीजन की मदद से ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये टूट गया और इससे क्या बन गया? इससे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दूसरा वाटर बन गई और तीसरे जो चीज़ बन गई वो जिस मकसद के लिए हम ये हमारे बॉडी में ये प्रोसेस हो रहा था वो था एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो इधर आप लोग अब देखें इस रिस्पिरेशन, ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके ज़रिए से हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी की सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और इधर जो ब्लड वेजल्स था, ठीक है, ब्लड वेजल्स थी, उसी में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो गई क्योंकि इधर जो प्रोसेस रिस्पिरेशन हो गया उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई हो गई। और इस सेल के ऊपर जो ब्लड वेजल्स है, ठीक है, जो आर्टरीज है, सॉरी जो कैपिलरीज है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड वेजल में, ठीक है, ये जो कैपिलरीज है उसमें, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन होगी या इस ब्लड वेजल से, क्योंकि ये पेवर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने किस ब्लड को कहा था, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना ब्लड वेजल में, तो यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन क्या करेगा, वो सिल में चला जाएगा और सिल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो सिल है इसमें का ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई क्योंकि ब्लड वेजल से इधर आ गई, और ब्लड वेजल में और सिल से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड वेजल में चली गई, तो ब्लड वेजल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो हमने पहले कहा था कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड क्या हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई। और एक बात याद रखें आप लोग कि हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेजल्स होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वीन, ठीक है, और तीसरी जो होती है वो कैपिलरीज होती है। तो आर्टरी में जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी हमारे बॉडी में जो ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं उसको हम आर्टरी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करते हो, ठीक है। और दूसरी जो ब्लड वेजल है वीनियस सिस्टम में क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स के अलावा जितनी भी वीन्स हमारे बॉडी में है उसी में एम्पेवर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। तो ये जो ब्लड होगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये वीन में जाएगी, वीन कैपिलरी से विनियोल्स में जाएगी, और विनियोल्स में से फिर वीन्स, और वीन्स से आगे फिर जो होगा वो क्या होगी, उधर वेना केवा होगी। जो वीन्स में सबसे जो बड़ी जिसे हम कहते हैं ब्लड वेजल है वो कौन सी है, वो है वेना केवा। तो अगर हार्ट के नीचे वाले, हार्ट से नीचे जितने भी पार्ट से अगर उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो वो कौन लेगा, वो लेगा इंफीरियर वेना केवा। अगर हार्ट से ऊपर हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो कौन कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेगा सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा के जरिए से जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ गया वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, बॉडी से कलेक्ट हो रही है। तो जब बॉडी से कलेक्ट हो रही है तो उस ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँच गई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किस ब्लड को कहेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गई, तो ये चेम्बर क्या हो गया, ये चेम्बर भर गया। तो जैसे ये भरेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक वाल मौजूद है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल मौजूद है, उस वाल को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। क्या कहते हैं हम इसको, ट्राइकस्पिड वाल। उस वाल को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। ट्राई मीन 3, कस्पिड मीन लेयर्स, वाल हम वाल को कहते हैं। तो ये जो वाल है ये 3 पर्दों से बना होता है, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है कि बाय राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है वो कौन सा वाल है, तो वो ट्राइकस्पिड वाल है। कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड वाल है। तो इस ट्राइकस्पिड वाल के जरिए से ये ब्लड नीचे आ जाएगी, कहाँ पे आएगी, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी। तो जैसे ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी, ये राइट वेंट्रिकल भर के ये ब्लड को क्या करेगा, ये ब्लड को आगे पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगा, तो ये इसको यहाँ लंग्स में लेके आएगा। कहाँ पे लेके आएगा, लंग्स में लेके आएगा। इधर में लंग्स का जो डायग्राम है मैं इधर बनाने लगा हूँ, ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है। इस लंग्स में ठीक है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में आ जाएगा। ठीक है, लंग्स के अगर हम पार्ट्स की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास ट्रिकिया है, ये ब्रांकाई है। ठीक है, ये इसके बाद फिर ब्रांकियोल्स होते हैं, फिर अल्व्यूलरी डक्ट्स होते हैं, और अल्व्यूलरी डक्ट्स के बाद यहाँ पे जो होते हैं वो अल्व्यूलाई होते हैं। क्या होते हैं? अल्व्यूलाई, जो सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और लंग्स उस अल्व्यूलाई से पड़ा रहता है। ठीक है, इस लंग्स में बहुत सारे अल्व्यूलाई होते हैं। ठीक है, और इस अल्व्यूलाई के ऊपर भी जो होते हैं ना ब्लड वेजल्स, वो भी हमारे पास होते कैपिलरीज। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में आ गया, लंग्स से डायरेक्ट वो पहुंच गया है अल्व्यूलाई में। ठीक है, अल्व्यूलाई में कैसे पहुंच गया? इधर एक अल्व्यूलाई को हम बड़ा करने लगे तो ये अल्व्यूलाई ऐसे हो गया। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लस्टर ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेजल्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर पहुंच गया है। किधर पहुंच गया है? लंग्स के अल्व्यूलाई के ऊपर जो ब्लड वेजल्स है उधर पहुंच गया। और हमें ऑलरेडी पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किस ब्लड को कहेंगे? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और इधर हम लोगों ने बॉडी से कलेक्ट करके इधर पहुंचाया था, और इस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच गया। और लंग्स में कहाँ पहुंच गया है? अल्व्यूलाई के ऊपर जो या अल्व्यूलाई के आगे पीछे जो आर्टरी है उधर पहुंच गया है। ठीक है, सॉरी, जो कैपिलरीज है उधर पहुंच गया है। और हमने उधर से बाहर से हमने सांस लिया है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर गया है। ठीक है, हम सांस लेके जो ऑक्सीजन है वो नोज़ या माउथ के ज़रिए से वो ऑक्सीजन आ रहा है, किधर पहुंच गया? वो भी इस अल्व्यूलाई में पहुंच गया है। तो इस अल्व्यूलाई में जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा है। हमने पहले बाहर से सांस लिया है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच गया है, हमारी बॉडी की लंग्स में पहुंच गया, और लंग्स में कहाँ पहुंच गया? अल्व्यूलाई में पहुंच गया है। तो अल्व्यूलाई जो है वो ऑक्सीजन से भरी पड़ी है, मतलब कि इस अल्व्यूलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये ब्लड कौन सी ब्लड है? जो हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए हमारे लंग्स में पहुंच गई, तो वो कौन सी ब्लड थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस अल्व्यूलाई के आगे पीछे जो ब्लड वेजल्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उस ब्लड वेजल में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और हमने सांस लिया है और उसमें ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन को इनहेल करके हमारे बॉडी के लंग्स में पहुंच गया, और हमारे बॉडी की लंग्स में वो कहाँ पे पहुंच गए? वो अल्व्यूलाई में पहुंच गए। तो अल्व्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब क्या होगी? अब डिफ्यूजन होगी। अब क्या होगी? डिफ्यूजन होगी। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगा? ये इस ब्लड वेजल में आएगा। कहाँ पे आएगा? इस ब्लड वेजल। अब डिफिनीशन को देखो, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्व्यूलाई। ये क्या हो रहा है? यहाँ अल्व्यूलाई से क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। किस चीज़ की? ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ से? अल्व्यूलाई से। कहाँ? ब्लड वेजल में, ब्लड में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ब्लड में आ रहा है। एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द अल्व्यूलाई, और इस ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्व्यूलाई में आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन अगर इधर जाएगी, क्योंकि इधर क्यों जाएगी ब्लड वेजल में? क्योंकि ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और हमने पहले कहा कि डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो इधर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, इधर लो है, तो इधर से ऑक्सीजन इधर जाएगी। और अल्व्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम थी और ब्लड वेजल में ज़्यादा थी, तो इधर से भी डिफ्यूजन होके इधर आएगी। तो ये जो हमारा तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस अल्व्यूलाई से किस चीज़ के ज़रिए? पल्मोनरी वीन के ज़रिए से वो किधर जाएगी? वो लेफ्ट एट्रियम में आएगी, और लेफ्ट एट्रियम जैसे ही भरेगा तो इस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक वाल है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल। क्या कहते हैं इसको हम? बाइकस्पिड वाल हम उसको कहते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? बाई हम कहते हैं टू को, कस्पिड कहते हैं लेयर्स को। तो ये दो लेयर से बना होता है, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वाल कहते हैं। तो इस बाइकस्पिड वाल के ज़रिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही भरेगा तो एआर्टा के ज़रिए से। एआर्टा हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ब्लड वेजल है।
ठीक है, एआर्टा। इस एआर्टा के ज़रिए से ये ब्लड आगे बॉडी में जाएगी, एआर्टा से आर्टरीज, और आर्टरीज से फिर हमारे पास आएगी कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद सेल में जाएगी, सेल में ऑक्सीजन चली गई तो फिर ये रिस्पायरेशन होगा, फिर रिस्पायरेशन होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कहाँ पे? सेल में फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वो फिर वीन्स में जाएगी, हार्ट में जाएगी, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगी, लंग्स में उधर डिफ्यूजन हो जाएगी। और जैसे ही हम इधर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई अल्वियोलाई में तो अल्वियोलाई से फिर रिवर्स प्रोसेस होगी, जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं इसी प्रोसेस के ज़रिए। तो ये हमारे पास थी गैसियस एक्सचेंज, ख़ासतौर ह्यूमन या एनिमल्स में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिफिनीशन प्रूव किया कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। किस चीज़ की? ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ जा रही है ऑक्सीजन? कहाँ जा रही है? हाँ, ब्लड में जा रही है ना, ये ऊपर ब्लड है ना, उधर जा रही है। और ये जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी ये किधर चली गई? ये अल्वियोलाई में आ गई। तो ये हमारे पास एक डिफिनीशन हो गई गैसियस एक्सचेंज की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, दूसरा जो डिफिनीशन है जो जनरल है, जो एनिमल्स के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो या आप लोग प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चाहे जितनी भी लिविंग थिंग्स है उस सब के लिए ये जो दूसरी डिफिनीशन है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। वो दूसरी डिफिनीशन जो है वो दूसरी डिफिनीशन क्या है? वो है गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। वो क्या है? वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। Diffusion of gases from a region of from an area of higher concentration toward an area of lower concentration is called gaseous exchange। ये डिफिनीशन भी आप लोग कर सकते हो कि जो गैसेस की डिफ्यूजन होती है, कहाँ से? जहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन हाई होती है वहाँ से गैसेस की डिफ्यूजन होती है। कहाँ होती है? जहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, इसको भी हम गैसियस एक्सचेंज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफिनीशंस हमने आज की विद डिटेल। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ है, गैसियस एक्सचेंज हम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, तो वो हमने आज डिस्कस किया है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th के लिए। ठीक है, दोबारा मैं आ जाता हूँ, इस अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैं दोबारा बताने लगा हूँ कि भाई ये गैसियस एक्सचेंज किसको कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज क्या होती है, गैसों की मुतबादला बॉडी में कैसे हो जाती है, लिविंग थिंग्स में कैसे हो जाती है। तो उसका एक डिफिनीशन जो है जो ख़ास तौर स्पेशलाइज्ड है एनिमल के लिए, जो स्पेशलाइज्ड डिफिनीशन है वो ये है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टू द ब्लड एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द अल्वियोलाई। कैसे? हमने इधर डिस्कस किया कि ये जो हमारे लंग्स में बहुत सारे अल्वियोलाइज पाई जाते, इन अल्वियोलाइज की वजह से ही हमारी लंग जो होती है वो स्पंजी होती है। ठीक है, ये अल्वियोलाई जो पाई जाती है लंग्स में, यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे हम इनहेल करते, जैसे हम ब्रीथिंग करते, ठीक है, हम ब्रीथिंग करते ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है जिसकी इनहेलेशन हो रही है वो यहाँ से माउथ या नोज़ के ज़रिए से अंदर चली जाएगी, अंदर यहाँ पे आके किधर पहुँच जाएगी? अल्वियोलाई में पहुँच जाएगी। अल्वियोलाई भर जाएगी, किस चीज़ से भर जाएगी? वो ऑक्सीजन से। तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही अल्वियोलाई ऑक्सीजन से भर जाएगी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अल्वियोलाई में हाई हो गई ना, ठीक है। और उधर से जो हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गई थी, कैसे कलेक्ट हो गई थी, कैसे हमारी बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई थी, वो हमने इधर डिस्कस किया कि कैसे हमारे बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई थी। हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन हो जाती है क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है।
हम एक डिफिनीशन करते हैं एनर्जी के कि विदाउट एनर्जी इज़ नो लाइफ, एनर्जी के अलावा कोई लाइफ नहीं। ये जो हमारे हार्ट पंपिंग करते हैं, ये जो हम बातें करते हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, इन सब के लिए एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ के लिए, इवन जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगी हमारी बॉडी में? तो वो रिस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए प्रोवाइड होगी। ठीक है, हम फूड को तो लेते हैं, उसकी डाइजेशन हो जाती है, लेकिन उससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल जाती। अगर हमने फूड खाया है, उसमें ग्लूकोज मौजूद है, वो ग्लूकोज पहुंच गया है ब्लड में एक स्पेशल इसके लिए एक एक ऑर्गेनेलिज होती है, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज थी वो इधर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गई, इधर ऑक्सीजन भी पहुंच गई। ठीक है, वो ऑक्सीजन इसके साथ मिलके इसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया। जैसे ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो उसी दौरान, उस रिएक्शन के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, साथ में वाटर भी बन गई, और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी है, वो भी बन जाती है। ठीक है, और वो एटीपी फिर इस एटीपी के ज़रिए हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड हो गई। ठीक है, तो इस एनर्जी के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, इस रिस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से ब्लड में जाएगी। जैसे ये ब्लड में जाएगी तो ब्लड में इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में हाई हो गई तो फिर उस ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए फिर लंग्स में जाएगी, लेकिन लंग्स में डायरेक्ट नहीं जा सकती, तो किधर जाएगी? हार्ट में जाएगी। हार्ट किधर में जाएगी? हार्ट में जो है राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम में जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी तो राइट एट्रियम से फिर आ जाएगी राइट वेंट्रिकल में। जैसे ये भरेगी तो इस पे प्रेशर आएगा और हमारे हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। तो ये जगह जैसे ही कंट्रैक्ट होगी तो ब्लड नीचे आएगी ट्राइकस्पिड वाल के जरिए। तो जैसे ही नीचे आएगी, ये अगर बढ़ जाएगी तो इस पे प्रेशर, इस वाल पे प्रेशर एग्जर्ट होगी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगी। लंग्स में कहाँ पे आएगी? लंग्स में उधर पहुँच जाएगी जिधर अल्वियोलाई के आगे पीछे जो कैपिलरीज है, उधर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाती है। ठीक है, तो और पहले हमने सांस लिया था, उधर अल्वियोलाई में ऑक्सीजन मौजूद थी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गई उधर, तो फिर इन दोनों के दरमियान डिफ्यूजन होगी। तो इस अल्वियोलाई से क्या होगा? ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहाँ पे? अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से फिर हम इसको रिवर्स प्रोसेस के जरिए इसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सिलेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है।